नमस्कार दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और रोज़ रात को ऐसी ही कहानियाँ सुनते हुए सोना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये एक लंबी, विस्तृत और सस्पेंस भरी रियलिस्टिक हॉरर कहानी है, क्योंकि हमारे ऑडियंस को रियल बेस्ड हॉरर स्टोरीज सुनना ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैंने ये कहानी चुनी है। इसमें भूत प्रेतों के उड़ने या चीखने के बजाय माहौल, मनोवैज्ञानिक और एक दबी हुई सच्चाई का डर है। लेके चलता हूँ आपको कहानी की ओर। अपने कानों में हेडफोन्स डाल लीजिए और तैयार हो जाइए। पहाड़ों पर रात का अंधेरा शहर के अंधेरे जैसा नहीं होता। यहाँ अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं, ये एक भारी ठोस चीज़ है जो आपको चारों तरफ से जकड़ लेती है। विक्रम अपनी पुरानी स्कॉर्पियो को नैनीताल से नीचे उतरते हुए उस कच्चे सुनसान रास्ते मोड़ पर मोड़ चुका था, जिसे काला ढूंगी शॉर्टकट कहा जाता था। गूगल मैप्स पर यह रास्ता 40 किलोमीटर कम दिखा रहा था, और रात के 11 बजे विक्रम को बस जल्द से जल्द दिल्ली की भीड़ भाड़ में वापस लौटना था। वो एक खोजी पत्रकार था, और तर्क या वहम जैसी चीज़ों के लिए उसके पास वक्त नहीं था। लेकिन मौसम का मिजाज कुछ और ही था। हल्की बूंदाबूंदी अब मूसलाधार बारिश में बदल चुकी थी। वाइपर की स्वाइश की आवाज़ और इंजन की गुर्राहट के अलावा पूरी दुनिया खामोश थी। अचानक हेडलाइट्स की रोशनी को चीरता हुआ एक घना सफ़ेद कोहरा सड़क पर उतर आया। विजिबिलिटी लगभग शून्य हो गई। विक्रम ने गाड़ी धीमी की, तभी एक ज़ोरदार धमाका हुआ और गाड़ी बाईं ओर झुक गई। शिट! विक्रम ने स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारा। वो बाहर निकला। बारिश बर्फीली थी। पिछला बायां टायर फट चुका था। उसने जैक निकालने के लिए डिक्की खोली, लेकिन किस्मत ने यहाँ भी धोखा दिया। जैक का लीवर गायब था। मोबाइल निकाला, नो नेटवर्क। पहाड़ों में ये आम बात थी, लेकिन इस वक्त इस घने जंगल के बीच ये किसी सज़ा से कम नहीं था। दूर, बहुत दूर, घने पेड़ों के झुरमुट के बीच उसे एक हल्की पीली रोशनी दिखाई दी। वो कोई बिजली का बल्ब नहीं, बल्कि लालटेन जैसी मध्यम रोशनी लग रही थी। कोई और चारा ना देखकर विक्रम ने अपना रेनकोट ऊपर चढ़ाया और टॉर्च लेकर उस रोशनी की तरफ चल पड़ा। कीचड़ झाड़ियों से जूझते हुए जब वो उस रोशनी के पास पहुंचा, तो उसे सामने एक पुरानी औपनिवेशिक काल की इमारत खड़ी थी। गेट पर जंग लगा हुआ था और एक पत्थर की पट्टिका पर धुंधले अक्षरों से लिखा था, वन विश्राम गृह 1924। इमारत खूबसूरत थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी उदासी थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये इमारत सदियों से अपनी सांस रोके किसी का इंतज़ार कर रही हो। विक्रम ने भारी लकड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी। आवाज़ अंदर गूंजी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने दोबारा ज़ोर से खटखटाया, कोई है? तभी दरवाजे के खुलने की चरमराहट हुई। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके चेहरे पर झुर्रियों का जाल था और हाथ में एक पुरानी लालटेन थी। उसने खाकी रंग की एक पुरानी वर्दी पहनी हुई थी जो जगह जगह से फटी हुई थी। जी? बूढ़े की आवाज़ सूखी पत्तियों के सरसराने जैसी थी। मेरी गाड़ी खराब हो गई है, विक्रम ने कहा। बारिश बहुत तेज़ है, क्या मैं सुबह तक यहाँ रुक सकता हूँ या कोई फ़ोन मिल सकता है? बूढ़े ने अपनी धुंधली आंखों से विक्रम को ऊपर से नीचे तक देखा। फिर उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, फ़ोन तो बरसों से ख़राब है साहब, लेकिन आप रुक सकते हैं। मौसम ख़राब है, ऐसे में जंगल सुरक्षित नहीं है। विक्रम अंदर दाखिल हुआ। अंदर की हवा में सीलन और पुरानी किताबों जैसी गंध थी। हॉल विशाल था, जिसमें एक बड़ी सी अंगीठी बुझी पड़ी थी। दीवारों पर शिकार किए हुए जानवरों के सिर टंगे थे, जिनकी कांच की आंखें सीधे विक्रम को घूर रही थी। मेरा नाम हरिराम है साहब, मैं यहाँ का चौकीदार हूँ, बूढ़े ने कहा। आप कमरा नंबर 4 में आराम कर सकते हैं। वही एक कमरा है जो रहने लायक है। और कोई है यहाँ? विक्रम ने पूछा, क्योंकि सन्नाटा बहुत गहरा था। हरिराम ने एक पल के लिए अपनी नज़रें झुकाई। नहीं साहब, आज रात आप अकेले मेहमान हैं। अक्सर लोग इस रास्ते से कहीं नहीं आते। हरिराम उसे गलियारे से ले गया। गलियारे में विक्रम के जूतों की आवाज़ ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ लग रही थी। कमरा नंबर 4 गलियारे के आखिरी सिरे पर था। हरिराम ने ताला खोला। कमरा साफ था, लेकिन बेहद ठंडा। एक बड़ा सा पलंग, एक पुरानी लिखने वाली मेज
और एक आदमकद शीशा। मैं आपके लिए कुछ खाने को लाता हूँ, हरिराम ने कहा और लालटेन मेज पर रख कर चला गया। विक्रम ने अपने गीले कपड़े बदले और मेज के पास बैठ गया। कमरे में बिजली नहीं थी, सिर्फ लालटेन की टिमटिमाती रोशनी परछाइयों को नचा रही थी। बाहर हवा का शोर बढ़ गया था, जैसे कोई खिड़कियों को पीटने की कोशिश कर रहा हो। वक्त काटने के लिए उसने मेज की दराज खोली। अंदर धूल के बीच एक डायरी पड़ी थी। उसका कवर चमड़े का था और पन्ने पीले पड़ चुके थे। विक्रम ने डायरी खोली। ये विजिटर्स बुक नहीं थी, बल्कि किसी की निजी डायरी लग रही थी। पहला पन्ना, 12 अक्टूबर 1998। आज हम यहाँ आए हैं। ये जगह स्वर्ग जैसी है, शहर के शोर से दूर। मेरी पत्नी सुमन और छोटी बेटी रिया बहुत खुश है। विक्रम पन्ने पलटता गया। एक खुशहाल परिवार की छुट्टियों का वर्णन था, लेकिन धीरे धीरे डायरी का स्वर बदलने लगा। आज 15 अक्टूबर 1998। चौकीदार अजीब है, वो हमेशा हमें देखता रहता है। सुमन कहती है कि उसे रात के गलियारे में किसी के चलने की आवाज़ें आती है। रिया कह रही थी कि उसने बगीचे वाले अंकल से बात की, जबकि यहाँ हम और चौकीदार के अलावा कोई नहीं। 17 अक्टूबर 1998। हम आज ही वापस जा रहे हैं। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, मैकेनिक कल आएगा। हमें एक और रात यहाँ रुकना होगा। मुझे डर लग रहा है, बाहर बहुत कोहरा है। ऐसा लगता है जैसे घर में हम कैद हो चुके हैं। डायरी यहीं ख़त्म हो गई थी। आखिरी पन्ने पर स्याही का एक बड़ा धब्बा था, जिसे लिखते लिखते पेन गिर गया हो। विक्रम के माथे पर पसीना आ गया, बावजूद इसके कि कमरा बर्फ़ जैसा ठंडा था। 1998, ये 27 साल पुरानी बात थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। विक्रम चौंक गया। खाना साहब। हरिराम ट्रे लेकर आया था, दाल चावल और अचार। विक्रम ने डायरी को दराज में छिपा दिया। हरिराम, विक्रम ने खाना खाते हुए पूछा। उसकी नज़रें बूढ़े चेहरे पर टिकी थी। यहाँ आखिरी बार कोई फैमिली कब रुकी थी? हरिराम की मुस्कुराहट गायब हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन आ गया। बहुत समय हो गया साहब, लोग आते हैं चले जाते हैं, याददाश्त अब कमज़ोर हो चुकी है। हरिराम के जाने के बाद विक्रम ने खाना शुरू किया, लेकिन पहले ही निवाले में उसकी अजीब सा स्वाद आया, जैसे खाना बासी हो या उसमें मिट्टी मिली हो। उसने प्लेट सरका दी। तभी उसे आवाज़ आई, पायल की आवाज़, गलियारे से। विक्रम एक तार्किक आदमी था। उसे पता था कि पुरानी लकड़ी फर्श शर्माहट करते रहते हैं, लेकिन पायल की आवाज़। वो उठा और धीरे से दरवाज़ा खोला। गलियारा अंधेरे में डूबा था। लालटेन की रोशनी में उसे देखा कि गलियारे के दूसरे छोर पर सीढ़ियों के पास एक छोटी बच्ची खड़ी है। उसने एक पुरानी फ्रॉक पहनी थी और उसकी पीठ विक्रम की तरफ थी। "हे, कौन हो तुम?" विक्रम ने आवाज़ दी। बच्ची हिली नहीं। "बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो?" विक्रम उसकी ओर बढ़ा। जैसे ही वो करीब पहुँचा, बच्ची सीढ़ियों से नीचे भाग गई। विक्रम उसके पीछे लपका। नीचे हॉल में सन्नाटा था। बच्ची कहीं नहीं थी, लेकिन उसे कुछ और दिखा। वो बड़ी डाइनिंग टेबल, जिस पर धूल की मोटी परत जमी होनी चाहिए थी, अब वो सजी हुई थी। 3 कुर्सियों पर 3 लोग बैठे हुए थे, धुंधले, अस्पष्ट और कोहरे के बने हुए। एक पुरुष, एक महिला और एक छोटी बच्ची। वो खाना नहीं खा रहे थे, वो बस एक दूसरे को देख रहे थे। विक्रम की सांसें अटक गई। ये कोई सपना नहीं था। उसे हवा में खून की गंध आ रही थी, ताज़ा धात्विक गंध। तभी वो पुरुष आकृति धीरे से मुड़ी। उसका चेहरा कुचला हुआ था। विक्रम के मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि उसके कंधे पर एक ठंडा हाथ पड़ा। "साहब!" विक्रम उछल पड़ा। पीछे हरिराम खड़ा था। "आप नीचे क्यों आए? मैंने कहा था ना, रात में कमरा नंबर 4 से बाहर निकलना मना है।" हरिराम की आवाज़ अब बूढ़े चौकीदार जैसी नहीं, बल्कि सख्त और भारी थी। वो लोग कौन थे?" विक्रम ने डाइनिंग टेबल की ओर इशारा किया। टेबल खाली था। वहाँ सिर्फ टूटी फूटी कुर्सियाँ और धूल थी। "वहाँ कोई नहीं है साहब," हरिराम ने धीरे से कहा। "सिर्फ यादें हैं, पुरानी यादें कभी कभी वापस आ जाती है, खासकर बारिश वाली रातों में।" हरिराम लालटेन उठाकर विक्रम के चेहरे के करीब लाया। "आपको सो जाना चाहिए। जो लोग ज़्यादा सवाल पूछते हैं उन्हें नींद नहीं आती।" विक्रम वापस कमरे में आ गया, लेकिन अब हर सेकंड एक सभी जैसा लग रहा था। उसने दरवाज़ा अंदर से लॉक किया और कुर्सी अड़ा दी। उसे यकीन हो गया था कि हरिराम पागल है।
या कोई अपराधी है जो यहाँ छिपा है। उसने फिर से डायरी निकाली। उसे ध्यान आया कि डायरी पिछले कवर के अंदर कुछ उभरा हुआ है। उसने उसे फाड़ा। अंदर एक अखबार की कतरन छिपी हुई थी, पीली जर्जर। वन विश्राम गृह में जघन्य हत्याकांड, 19 अक्टूबर 1998। दिल्ली के एक परिवार की निर्मम हत्या, पति पत्नी और 7 साल की बच्ची के शव मिले। चौकीदार हरिराम घटना के बाद से फरार। पुलिस का मानना है कि लूट के इरादे से खाने में जहर दिया गया और फिर कुल्हाड़ी से वार किया गया। विक्रम के हाथ कांपने लगे। हरिराम, वो जो बाहर गलियारे में टहल रहा है, वो एक भगोड़ा हत्यारा है और विक्रम ने अभी उसका दिया हुआ खाना खाया था, भले ही एक निवाला जहर। विक्रम को अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। क्या वो चक्कर खा रहा था या सिर्फ डर रहा था? तभी दरवाजे के हैंडल पर दबाव पड़ा। हैंडल धीरे धीरे नीचे हो रहा था। साहब, दरवाज़ा खोलिए, हरिराम की आवाज़ आई। आप अपना वॉलेट डाइनिंग टेबल पर भूल गए थे। विक्रम चुप रहा। उसने अपनी जेब टटोली। वॉलेट उसकी जेब में ही था। हरिराम झूठ बोल रहा था। साहब, मुझे पता है आप जाग रहे हैं, मुझे पता है अपनी डायरी पढ़ ली है। आवाज़ अब और भी करीब और डरावनी हो गई थी। उस डायरी को जला दीजिए साहब, वो झूठ बोलती है। दरवाजे पर धक्के लगने शुरू हो गए। पुरानी लकड़ी टूटने की कगार पर थी। विक्रम ने खिड़की की ओर देखा। नीचे खाई थी और घना जंगल, लेकिन यहाँ रुकना मौत थी। उसने कुर्सी उठाई और खिड़की के कांच पर दे मारी। कांच टूटकर बिखर गया। बारिश की बौछार अंदर आ गई। जैसे ही विक्रम खिड़की से बाहर कूदने के लिए मुंडेर पर चढ़ा, दरवाज़ा टूटकर खुल गया। हरिराम खड़ा था। उसके हाथ में लालटेन नहीं थी, बल्कि एक पुरानी जंग लगी कुल्हाड़ी, और उसका चेहरा अब बूढ़ा और लाचार नहीं दिख रहा था। उसकी आंखों में वहशीपन था। कोई यहाँ से नहीं जाता, हरिराम चिल्लाया। वो लोग मुझे छोड़कर नहीं जा सकते थे, तुम भी नहीं जा सकते। उन्हें अकेलापन पसंद नहीं है। विक्रम ने छलांग लगा दी। वो गीली मिट्टी और झाड़ियों पर गिरा। दर्द की एक लहर उसके टखने में दौड़ी, लेकिन वो रुका नहीं। वो लंगड़ाते हुए अपनी कार की दिशा में भागा। पीछे से हरिराम की चीखें आ रही थी। इंसानी चीखें नहीं, बल्कि किसी जंगली जानवर जैसी गुर्राहट। जंगल और भी घना हो गया था। कोहरा ऐसा था जैसे विक्रम बादलों के बीच दौड़ रहा हो। उसे बार बार लग रहा था कि पेड़ों के पीछे से वही धुंधली आकृतियाँ उसे देख रही हो। वे उसे रोक नहीं पा रही थी, बस देख रही थी उदासी से। वो सड़क पर पहुंचा। उसकी स्कॉर्पियो वहीं खड़ी थी, एक काली चट्टान की तरह। उसने कांपते हाथों से चाबी लगाई। स्टार्ट हो जा प्लीज़। इंजन खासा और फिर बंद हो गया। विक्रम ने शीशे में देखा। जंगल से लालटेन की रोशनी उसकी तरफ आ रही थी। हरिराम आ रहा था। विक्रम ने चिल्लाकर भगवान को याद किया और चाबी फिर घुमाई। इंजन स्टार्ट हो गया। टायर फटने के बावजूद विक्रम ने एक्सीलेटर दबा दिया। गाड़ी रिम पर घिसटती हुई चिंगारियां छोड़ती हुई आगे बढ़ी। वो तब तक नहीं रुका जब तक उसे सुबह की पहली किरण और एक छोटा सा ढाबा नहीं दिखाई दिया। ढाबे पर पहुंचते ही वो स्टीयरिंग व्हील पर गिर गया और बेहोश हो गया। होश आने पर विक्रम की आंखें खुली। एक पुलिस वाला और ढाबे का मालिक उसके ऊपर झुके हुए थे। साहब, आप ठीक हैं? विक्रम ने पानी मांगा। उसका गला अभी भी सूखा था। वो चौकीदार हरिराम वन विश्राम गृह में उसे मारने की कोशिश कर रहा था। विक्रम बड़बड़ाया। पुलिस वाला और ढाबे का मालिक एक दूसरे को देखने लगे। एक अजीब सी खामोशी छा गई। साहब, आप किसी विश्राम गृह की बात कर रहे हैं? पुलिस वाले ने पूछा। काला ढोंगी के उस रास्ते पर जो पुराना डाक बंगला था। हाँ वहीं, वो जहाँ हरिराम चौकीदार है, विक्रम चिल्लाया।